हराना इस चुनाव में बड़ी बात है। सबसे पहले आपको बधाई टाइम्स नाउ और टाइम्स नाउ नवभारत के सभी दर्शकों की तरफ से। बट हाउ डज इट फील? जायंट किलर आपको कहा जा रहा है। अरविंद केजरीवाल को हराना, आप असली में जायंट किलर हैं इस चुनाव के? नहीं नाविका जी, मेरे को तो नई दिल्ली लड़ने के लिए कहा था, तो मैंने एक पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते अपना काम पूरा किया है और यहाँ के कार्यकर्ताओं ने बड़ी मेहनत करी है, जी जान लगाया है, तो वो सभी कार्यकर्ताओं को इसका क्रेडिट जाता है। हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी को इसका क्रेडिट जाता है क्योंकि दिल्ली के लोगों ने उनकी सारी योजनाओं के ऊपर में विश्वास जताया। हमारे पार्टी के अध्यक्ष आदरणीय श्री जेपी नड्डा जी, हमारे गृह मंत्री आदरणीय श्री अमित शाह जी, ये सभी लोगों ने दिल्ली के चुनाव को संभाला और इसीलिए दिल्ली में हमारी जीत हुई है। तो किसी एक व्यक्ति को क्रेडिट नहीं जाता, पूरे दिल्ली वासियों को भी क्रेडिट जाता है कि जिन्होंने एक अच्छी सरकार बनाई है। लगभग सभी बड़े मंत्री आम आदमी पार्टी के इस चुनाव में हारते हुए नजर आए हैं। प्रवेश वर्मा जी, कारण क्या है और इस चुनाव का बड़ा संदेश क्या है दिल्ली को और नेशनल पॉलिटिक्स को? देखिए, इनकी आम आदमी पार्टी की सारी जो स्कीम थी फ्रीबीज की, सारी फेलियर थी। इनका जो वर्ल्ड क्लास हेल्थ मॉडल बिल्कुल फेल था, इनका वर्ल्ड क्लास एजुकेशन मॉडल बिल्कुल फेल था, इनका फ्री पानी बिल्कुल फेल था, फ्री बिजली बिल्कुल फेल था। इनका चाहे ये बसों में जो महिलाओं को फ्री यात्रा की बात करते थे, तो इनके पास में बसें नहीं थी। दिल्ली में 15,000 बसें होनी चाहिए, ये केवल 2,000 बसें लेकर घूमते थे। तो इनका सारे मॉडल बिल्कुल फेल थे। कोई इनका फोकस दिल्ली में काम करना कभी रहा ही नहीं है। ये केवल झूठ बोलना और केवल कागज पे और केवल विज्ञापन की राजनीति करते थे। वो दिल्ली वालों को समझ आ गए थे, इसलिए ये लोग फेल हुए और हमें भी इसमें बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती है। इसलिए हमारे सामने चुनौती होगी कि हमको बहुत ज्यादा मेहनत करनी है ताकि दिल्ली के लोगों को चेंज दिखाई दे। प्रवेश वर्मा जी, अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली की सीट पर हारना, ये क्या कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के अलग अलग लड़ने से ये जीत हुई है? क्या कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी की वोट में थोड़ी सी सेंध डाली है? क्योंकि उमर अब्दुल्ला का ट्वीट आया है और लड़ो आपस में, तो संदेश क्या है? मुझे नहीं लगता, अगर आप पूरे दिल्ली में हमारा विनिंग मार्जिन देखेंगे सीटों का, तो अगर उसमें कांग्रेस को भी ऐड कर लेंगे तो भी हमारी सीट उससे ज्यादा है, तो भी हमारी सरकार बनती है। तो अगर देखिए, हम तो 3 महीना पहले मान के चल रहे थे कि दोनों का अलायंस होगा। जब मैं इस सीट पर आया था, मुझे भी लगता था कि अलायंस होगा, क्योंकि दोनों की बातें चलती थी सीट शेयरिंग को लेके। जब उनका सीट शेयरिंग फॉर्मूला नहीं बना तो ये आपस में लड़े। तो इसलिए हम वो क्यों आपस में लड़े, क्यों इंडिविजुअल लड़े, क्यों अलायंस में नहीं लड़े, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं था। मगर दिल्ली में आज एक बहुत बड़ी जीत हुई है और दिल्ली में एक अच्छी सरकार बनेगी जो अच्छे काम करेगी, ये मैं सभी को विश्वास देना चाहता हूं। प्रवेश वर्मा जी, बीजेपी ने ये चुनाव बहुत कैंपेन मोड में बहुत से स्कीम्स के साथ लड़ा, पर एक सर्जिकल स्ट्राइक के हिसाब से भी लड़ा, क्योंकि मैन टू मैन मार्किंग की गई थी। अरविंद केजरीवाल को नई दिल्ली सीट में, आतिशी को कालकाजी में, मनीष सिसोदिया को जंगपुरा में, सौरभ भारद्वाज को जीके में। ये जो सर्जिकल स्ट्राइक की रणनीति थी, ये किस तरह आपने पूरी की इस चुनाव में इन सभी मंत्रियों को हराने में? देखिए नाविका जी, ये लोग मंत्री थे, सीएम थे, इनका नाम हो सकता है बड़ा हो, मगर राजनीति में बहुत बड़े बड़े धुरंधर हार जाते हैं। अगर आप काम नहीं करते, जनता का विश्वास खो देते हैं, तो जनता आपको ऊपर भी पहुंचा देती है, शीश महल में भी रख देती है और शीश महल से फिर वो नीचे भी उतार देती है। तो ये हमको सीखने को मिलता है। इसीलिए हम पूरा 24 घंटे में से 20 घंटा काम करेंगे और दिल्ली में अच्छा काम करके दिखाएंगे। प्रवेश वर्मा जी, आम आदमी पार्टी की हार का मुख्य कारण आप क्या मानते हैं? उनका झूठ और उनकी सारी योजनाएं थी, वो सारी पेपर्स पे थी, सारी एडवर्टाइजमेंट में थी और बार बार उनका जो झूठ बोलना होता था अरविंद केजरीवाल जी का, आखिरी के समय में भी
जब उन्होंने अपने माँ बाप को लेकर व्हील चेयर पर अपने घर से लेकर गए पोलिंग स्टेशन में, वो भी एक बहुत बड़ा उन्होंने बहुत ही पाप का काम किया, मैं ऐसा मानता हूं, क्योंकि वो गाड़ी से लेके जा सकते थे। तो उनको हर चीज में मार्केटिंग कैसे करना, हर चीज में ड्रामा कैसे करना, हर चीज में लोगों को कैसे अपना डराना, कैसे नैरेटिव को बिल्ड करना, अगर वो इस सब काम से हटकर दिल्ली में उनके पास जो बजट था, क्योंकि मेरे पिताजी सीएम थे, मुझे मालूम है कि उन्होंने थोड़े से बजट में कितने काम किए थे। इनके पास जो बजट था, ये अगर चाहते, ईमानदारी से नियत होती, तो ये बहुत सारे काम करते और ये हमेशा के लिए मुख्यमंत्री रहते। मगर इनकी नियत नहीं थी, इनका केवल, इनको झूठ बहुत अच्छा बोलना आता था और अब वो दिल्ली की जनता समझ चुकी थी कि ये हमेशा झूठ ही बोलते हैं। प्रवेश वर्मा जी, लोगों का ये भी कहना है कि उन्होंने जब ये स्टेटमेंट दिया कि क्या दिल्ली की जनता चाहती है प्रवेश वर्मा जैसा सीएम आए, तो कहीं ना कहीं जाट वोट उनसे छिटक गया। रमेश भिदूरी के बारे में भी ऐसी बातें करी तो लोग कहते हैं गुज्जर वोट भी छिटक गया। आप मानते हैं कि ये जो पूरा कंसोलिडेशन हुआ है जाट वोट का, इस कारण हुआ है क्योंकि उन्होंने आपको टारगेट किया? नाविका जी, मेरे को दिल्ली, क्योंकि कॉस्मोपॉलिटन सिटी है, मेरे को दिल्ली में हम जाट, गुज्जर, बनिया, एससी, सिख, पूर्वांचल, उत्तरांचल, ये सब जब बात करते हैं तो मेरे को अच्छा नहीं लगता, क्योंकि दिल्ली में हमको सभी के लिए काम करना है। ये अरविंद केजरीवाल जी की राजनीति थी कि उन्होंने 2 महीने से दिल्ली में कास्ट पॉलिटिक्स को किया और जिसको किसी ने भी पसंद नहीं किया। हमने भारी दिल्ली में जो मेरे पिताजी का ग्रामीण, जो उनकी लोकसभा की सीट थी, उसमें अधिकतर 95% सीटें जीती हैं और 93 में भी हमारी सरकार तभी बनी थी जब ये ग्रामीण दिल्ली में, भारी दिल्ली में सारी सीटें जीते थे। आज भी भारी दिल्ली में, ग्रामीण दिल्ली में सारी सीटें जीती हैं, तो इसके लिए मैं सारी ग्रामीण दिल्ली को, गांव के लोगों को भी मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। अगर हम दिल्ली को ऐसे बांटे कि ग्रामीण दिल्ली या कॉलोनी या झुग्गी बस्ती, तो भी समझ आता है। अगर हम उनको जाट, गुज्जर, राजपूत, सिख, पूर्वांचल, एससी, अगर ये वाली संज्ञा देंगे तो मुझे ये बात बिल्कुल भी 21वीं सदी में अच्छी नहीं लगती है। प्रवेश वर्मा जी, आपने कहा कांग्रेस के वोटों से कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन आपकी अपनी कॉन्स्टिट्युएंसी में आप लगभग 4100 वोटों से जीते हैं और संदीप दीक्षित को लगभग 4500 वोट पड़े हैं। तो कहीं ना कहीं संदीप दीक्षित ने जो वोट जा सकते थे आम आदमी पार्टी को, वो काटे नहीं क्या? अब देखिए, ये क्योंकि संदीप दीक्षित और अरविंद केजरीवाल अगर अलायंस में लड़ते तो भी अरविंद केजरीवाल का हारना ही तय था। हम थोड़ी सी और मेहनत करते तो खाली जो है अपना 100-200 वोटों का ही फर्क है, तो अरविंद केजरीवाल को ये सीट हारनी थी, ये बात तय थी। ये तो सही है। फिर पूछूंगी आपसे, 2 दिन पहले भी मैंने पूछा था जब एग्जिट पोल आए थे और सब लोग कह रहे थे एग्जिट पोल सही नहीं होते। कल तक तो आम आदमी पार्टी कह रही थी 15 करोड़ आपके किसी सहयोगी ने ऑफर किए हैं मुकेश लावत को। ये 15 करोड़ वाली कहानी क्या है? ये वो हर इलेक्शन में ऐसा बोलते हैं अरविंद केजरीवाल, और ये कोई कहानी नहीं है। और अभी जैसे जो है कंप्लेंट हुई है एसीबी में, एसीबी इसकी जांच करेगा और ताकि दोबारा ऐसे आरोप नहीं लगा सके, इसलिए एक बार तो एक्शन होना जरूरी है। प्रवेश वर्मा जी, आपको बहुत बहुत बधाई इस जीत की। जायंट किलर हैं आप। जाते जाते फिर वही सवाल पूछूंगी जो 2 दिन पहले पूछा था। मुख्यमंत्री के दावेदार हैं मुख्यमंत्री को हराकर? हमारा विधायक दल बैठेगा, वो तय करेगा, हमारी लीडरशिप उस पर मोहर लगाएगी, नाम आपके सामने आ जाएगा, जो बनेगा सबको मान्य होगा। लेकिन मन में कुछ तो होगा। आपके परिवारजनों से, आपके सपोर्टर से हम बात कर रहे थे और वो बार बार जता रहे थे कि कहीं ना कहीं उनके मन में ये इच्छा है कि आप बने। आपके मन में इच्छा नहीं है?
दिल्ली में जो हमारे जितने एमएलए जीते हैं सभी के सपोर्टर ये चाहते हैं कि उनका विधायक मुख्यमंत्री बने, तो उसमें मेरा परिवार ने कभी ऐसा नहीं बोला और उनका भी ये मानना है कि जो पार्टी तय करेगी, और हमेशा से मैं पार्टी का अनुशासित सिपाही हूँ, पार्टी जो तय करेगी वो मेरे को मान्य होगा। प्रवेश वर्मा जी, एक और सवाल जो पूछूंगी, लोकसभा चुनाव में जब आपको टिकट नहीं मिला, आपको पार्टी ने क्या तभी कह दिया था कि दिल्ली के चुनाव में आपको बड़ी भूमिका निभानी पड़ेगी, या ये फैसला बाद में हुआ? पार्टी ने मेरे को केवल 2 महीना पहले बताया था कि मुझे यहाँ से नई दिल्ली से चुनाव लड़ना है। चलिए, आपने कहा पार्टी के डिसिप्लिन्ड सोल्जर हैं, तो अगर इतिहास हम देखें तो वो गवाह है कि अगर कभी भी किसी भी महिला के खिलाफ कुछ गलत हुआ है तो भगवान ने उन गलत करने वाले लोगों को दंड दिया है। आम आदमी पार्टी की हार पर अन्ना हजारे ने भी अपना वक्तव्य दिया है। वो भी बोले हैं केजरीवाल को शराब ले डूबी है, धन और सत्ता के लिए मेरी बात नहीं सुनी। अन्ना हजारे अरविंद केजरीवाल के गुरु जिन्हें कहा जाता था, क्योंकि जब अन्ना हजारे ने आंदोलन शुरू किया, अरविंद केजरीवाल उसका बड़ा चेहरा थे और अन्ना हजारे के बाद अरविंद केजरीवाल की बातों और उनके चेहरे पर पूरा देश विश्वास कर रहा था। भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन दिल्ली में जब चल रहा था तो पूरा देश समर्थन दे रहा था। ये तस्वीर भी देखिए, ये उसी दौर की तस्वीर है जब अरविंद केजरीवाल और अन्ना हजारे एक साथ हुआ करते थे और अन्ना हजारे के साथ मिलकर अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन कर रहे थे। लेकिन देखते ही देखते वक्त ने सब कुछ बदल दिया। अरविंद केजरीवाल पॉलिटिक्स में आ गए। जो कभी कस्में खाते थे कि वो राजनीति का रास्ता नहीं चुनेंगे, वो पार्टी नहीं बनाएंगे, उन्होंने न सिर्फ पार्टी बनाई बल्कि दिल्ली में 3 बार मुख्यमंत्री बने वो। और अब अन्ना हजारे कह रहे हैं कि शराब और सत्ता की वजह से, लालच की वजह से अरविंद केजरीवाल हार गए। नया नया पार्टी था, लोगों ने विश्वास किया। आगे चलकर शराब के बाद शराब के दुकान निकालना, शराब के बिक्री के दुकान बढ़ाना, पैसा सामने आ गया और उसमें से वो उसका इमेज खत्म हो गया। तो भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन के दौरान अन्ना हजारे अरविंद केजरीवाल के गुरु थे, लेकिन अब रास्ते भी अलग हो चुके हैं और अरविंद केजरीवाल सत्ता के बाद अब दिल्ली भी हार चुके हैं। तो हार के बाद अरविंद केजरीवाल ने क्या कहा है और उनका क्या रिएक्शन है, आइए आपको सुनवाते हैं। जनता का जो भी निर्णय है, जनता का जो भी फैसला है, उसे हम पूरी विनम्रता के साथ स्वीकार करते हैं। जनता का निर्णय सर माथे पर। मैं भारतीय जनता पार्टी को इस जीत के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि जिस उम्मीद के साथ और जिस आशा के साथ लोगों ने उनको बहुमत दिया है, वो उन सभी उम्मीदों और आशाओं पे पूरा उतरेंगे। मिल्कीपुर उपचुनाव में बीजेपी की बड़ी जीत हुई है। बीजेपी के चंद्रबानु पासवान ने समाजवादी पार्टी के अजित प्रसाद को हरा दिया है। मिल्कीपुर उपचुनाव में बीजेपी जीती है। योगी ने कहा है कि यूपी सरकार पर जनता का विश्वास है। सपा ने चुनाव आयोग पर सवाल उठा दिया है इस बार। अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए समाजवादी पार्टी कितना भी झूठ का सहारा क्यों ना ले ले, कितना बड़ा प्रोपेगेंडा क्यों ना कर ले, लेकिन जनता जनार्दन उन्हें सबक सिखाने के लिए पूरी तत्परता के साथ कार्य कर रही है। अयोध्या का यह परिणाम लगभग 61,000 वोट से भारतीय जनता पार्टी के चंद्रभान पासवान की विजय इस बात को प्रमाणित करती है
कि जनता जनार्दन का विश्वास डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी सरकार और प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में है। बूथों पर भारतीय जनता पार्टी के गुंडे कैप्चर कर रहे थे। यहां तक पीठासीन अधिकारी बटन दबा रहे थे। इसकी शिकायतें दिया, लेकिन उन शिकायतों पर जो ऑब्जर्वर आए थे अटेंड करते थे जरूर, हाँ जी करते, लेकिन कुछ नहीं किया और पूरी तरह से लूटपाट किया गया। दिल्ली के चुनाव में बहुत बड़ा उलटफेर। 27 साल के बाद बीजेपी ने की जोरदार वापसी। 70 में से 47 सीटों पर पार्टी को बढ़त। कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल। आम आदमी पार्टी को 23 सीटों पर बढ़त। नई दिल्ली सीट से अरविंद केजरीवाल चुनाव हारे। बीजेपी के परवेश वर्मा ने 4000 वोटों से हराया। परवेश वर्मा ने पीएम मोदी को जीत का श्रेय दिया। केजरीवाल बोले मजबूत विपक्ष की भूमिका निभाएंगे। मनीष सिसोदिया भी अपनी सीट हारे। जंगपुरा से तरविंदर सिंह मारवा ने हराया। कालकाजी सीट आतिशी अपनी बचाने में कामयाब रही। अवध ओझा भी पटपड़गंज से हारे। अयोध्या की मिल्कीपुर सीट पर बीजेपी को बड़ी जीत। चंद्रभानु पासवान करीब 61,000 वोटों से जीते। सांसद अवधेश प्रसाद ने चुनाव आयोग पर निशाना साधा। प्रयागराज महाकुंभ पहुंचे राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव। संगम में लगाई डुबकी। अनुराग ठाकुर ने भी पत्नी के साथ स्नान किया।
दिल्ली की सत्ता में 27 साल बाद बीजेपी की वापसी। आम आदमी पार्टी चौथी बार सरकार बनाने का सपना टूटा, बीजेपी की हुई प्रचंड जीत। अब तक के नतीजे और रुझानों के मुताबिक बीजेपी ने 70 में से 48 सीटों पर बढ़त बनाई है, तो वहीं आम आदमी पार्टी को 22 सीटें मिल रही हैं। कांग्रेस का खाता तक नहीं खुला। आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल अपनी सीट तक नहीं बचा पाए। नई दिल्ली सीट से बीजेपी प्रत्याशी परवेश वर्मा के हाथों हारे। आपकी हार पर बोले अरविंद केजरीवाल, कहा जनता का निर्णय स्वीकार करते हैं, बीजेपी को बधाई, हम दिल्ली में मजबूत विपक्ष की भूमिका निभाएंगे। अरविंद केजरीवाल को हराने वाले बीजेपी प्रत्याशी परवेश वर्मा ने मनाया जश्न, कार्यकर्ताओं के कंधे पर उठाकर खूब नारेबाजी। अब भारत से बोले परवेश वर्मा, कहा दिल्ली के लोगों का धन्यवाद, पीएम मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा, वीरेंद्र सचदेवा को जीत का श्रेय। आम आदमी पार्टी के कई दिग्गजों की हार के बीच सीएम आतिशी ने कालकाजी सीट से जीत दर्ज की। अयोध्या में जहां पर मिल्कीपुर विधानसभा है, वो मिल्कीपुर विधानसभा जिसमें आज बीजेपी ने बम्पर जीत हासिल की है, लोग यहां पर मौजूद हैं। अयोध्या का माहौल बदला हुआ है। लोग कह रहे हैं कि ये तो 24 का हिसाब 25 में सेटल हो गया। सवाल ये है कि क्या 27 की रेस में योगी आदित्यनाथ निकल गए हैं। उधर दिल्ली में भी आज बड़ा संदेश हुआ है। 27 साल बाद बीजेपी का वनवास खत्म हुआ है, लेकिन जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं, सबसे पहले एक टेस्ट, कैसा माहौल है यहाँ का? बहुत ही बम्पर वोटों से जो मिल्कीपुर में जो जीत हासिल की बीजेपी ने, ऐतिहासिक। मोदी योगी जय श्री राम, जय श्री राम। बताइए, बदला पूरा हुआ, क्यों बदला पूरा हुआ? बदला क्यों पूरा हुआ? जो धोखा देकर भ्रम फैलाकर समाजवादी पार्टी ने सीट जीती थी, आज जनता ने 61,000 से हटाकर वो बदला पूरा कर लिया। 27 की रेस के लिए संदेश है। मिल्कीपुर की महान जनता ने ये विजयश्री, ऐतिहासिक विजयश्री दे करके ये बता दिया कि अयोध्या का असली राजा प्रभु श्री राम है, ना कि ये। ठीक, आप बताइए। मिल्कीपुर की देवतुल्य जनता ने जो राजनीतिक प्रतिष्ठा अयोध्या की विरोधियों ने गंवाई, खराब किया था, उसको पुनः वापस किया है। ठीक है, ये लोगों की राय है, लेकिन पहले आप एक रिपोर्ट देखिए, फिर उसके बाद चर्चा की शुरुआत करेंगे। दिल्ली से लेकर मिल्कीपुर तक आज भगवा लहरा रहा। दिल्ली में 27 साल बाद बीजेपी की वापसी हुई, तो मिल्कीपुर उपचुनाव में शानदार विजय हासिल कर बीजेपी ने लोकसभा चुनाव में मिली हार का बदला पूरा कर लिया। दिल्ली चुनाव में जो अरविंद केजरीवाल प्रधानमंत्री मोदी को चैलेंज करते थे कि इस जन्म में वो आम आदमी पार्टी को नहीं हरा सकते, आपको हराने के लिए अगला जन्म लेना पड़ेगा, लेकिन ये मोदी का मैजिक है कि जिस अरविंद केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी को खड़ा किया, 3 बार मुख्यमंत्री बनकर दिल्ली पर राज किया, वो केजरीवाल अब की बार नई दिल्ली से अपनी सीट तक नहीं बचा पाए। वहीं केजरीवाल के साथ डिप्टी सीएम रहे मनीष सिसोदिया भी चुनाव हार गए, जबकि बीजेपी ने दिल्ली विधानसभा में प्रचंड बहुमत हासिल किया। इस बम्पर जीत के साथ 27 साल बाद बीजेपी की दिल्ली में वापसी हो गई। बीजेपी इसे राष्ट्रवाद और विकास की जीत बता रही। बीजेपी ने जीत के साथ ही पोस्टर जारी करते हुए लिखा, दिल्ली से आपदा गई। गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया पर लिखा, दिल्ली में झूठ के शासन का अंत हुआ। ये अहंकार और अराजकता की हार है। ये मोदी की गारंटी और मोदी के विकास के विजन पर दिल्ली वासियों के विश्वास की जीत है। वहीं स्वाति मालीवाल ने लिखा, अहंकार रावण का भी नहीं बचा था। जनता का जो भी निर्णय है, जनता का जो भी फैसला है, उसे हम पूरी विनम्रता के साथ स्वीकार करते हैं। जनता का निर्णय सर माथे पर। मैं भारतीय जनता पार्टी को इस जीत के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं, और मैं उम्मीद करता हूं कि जिस उम्मीद के साथ और जिस आशा के साथ लोगों ने उनको बहुमत दिया है, वो उन सभी उम्मीदों और आशाओं पे पूरा उतरेंगे। जंगपुरा विधानसभा का चुनाव हम सब कार्यकर्ताओं ने मिलकर बहुत मेहनत से लड़ा। जंगपुरा विधानसभा के लोगों ने भी बहुत प्यार, मोहब्बत, सम्मान दिया, लेकिन 600 वोट से लगभग 600 वोट से उसमें हम पीछे रह गए। तो मैं जो कैंडिडेट जीते हैं उनको बधाई देता हूं और उम्मीद करता हूं कि जंगपुरा की समस्याओं को वो हल करेंगे। जंगपुरा के लोगों की जितनी भी चीज़ें हैं उनको हल करेंगे। बाकी तो अब बाकी देखते हैं। सर, काफी टफ फाइट रही है, कैसे देखते हैं, कहाँ चूक हो गई? नहीं, अब चूक तो आपको बताएंगे एनालिसिस करके। की जनता का आभार, जिन्होंने शानदार जीत भारतीय जनता पार्टी को दी है। आपके पाप का घड़ा भर चुका था। दिल्ली विकास के लिए तरस रही थी, तड़प रही थी, और वायदा खिलाफी जो केजरीवाल जी और उनकी टीम ने की थी, वो एक तरह से लगता था अली बाबा और 40 चोर कुल मिलाकर दिल्ली को लूटने के लिए कूद पड़े।
कि आम आदमी पार्टी से लोग कितने तंग थे। ये आपदा जो दिया गया ना, ये बिल्कुल सही था। जैसे देश और दुनिया के सामने कोविड क्राइसिस थे, वैसे दिल्ली के सामने केजरीवाल क्राइसिस। दिल्ली में बीजेपी की जीत बड़ी है, लेकिन उतना ही बड़ा मैसेज आया रामनगरी अयोध्या से। मिल्कीपुर में बीजेपी ने जीत हासिल कर लोकसभा चुनाव में फैजाबाद सीट से मिली हार का बदला पूरा कर लिया। मिल्कीपुर की लड़ाई सीएम योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव के लिए नाक की लड़ाई बनी थी। योगी आदित्यनाथ हिंदुत्व और राष्ट्रवाद की पिच पर डटे रहे, लेकिन अवधेश प्रसाद का दलित बेटी की हत्या को लेकर फूट फूट कर रोना, आंसू बहाने का दांव खेलना। कहाँ हो? साथ में है। कहाँ हो? सीता मैया कहाँ हो? राम हो? जी। अखिलेश यादव का हिंदू वोटरों को लुभाने के लिए महाकुंभ में डुबकी। समाजवादी पार्टी का अखिलेश यादव की महाकुंभ में गहरी आस्था बताना। समाजवादी पार्टी ने मिल्कीपुर सीट जीतने के सारे दांव खेले, लेकिन योगी आदित्यनाथ के हिंदुत्व और सनातनी एजेंडे के सामने सारे दावे फेल हो गए। मिल्कीपुर की जनता ने बीजेपी को बम्पर वोट दिए। शायद अखिलेश यादव को पहले ही एहसास था कि वो चुनाव हार रहे, इसीलिए नतीजों से पहले ही चुनाव आयोग को मर गया कहकर हार का ठीकरा फोड़ने की कोशिश हुई। इतना ही नहीं, हार के बाद भी अखिलेश यादव ने एक बार फिर सोशल मीडिया पर लंबा चौड़ा पोस्ट किया। अखिलेश ने बीजेपी पर चुनावी तंत्र के दुरुपयोग का आरोप लगाया, अधिकारियों पर हेराफेरी करने की बात कही, बीजेपी की इस बम्पर जीत को झूठा बता दिया। इतना ही नहीं, अखिलेश यादव ने लिखा, लोकसभा चुनाव में अयोध्या में हुई पीडीए की सच्ची जीत उनके मिल्कीपुर के विधानसभा की झूठी जीत पर कई गुना भारी है और हमेशा रहेगी। मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम की धरती का है, यहाँ पर बड़े पैमाने पर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा गुंडई, लूटपाट और यहाँ तक जो चुनाव में अधिकारी कर्मचारी लगाए गए थे, चाहे पीठासीन अधिकारी हो चाहे कर्मचारी, उनके बारे में मैंने भारत के चुनाव आयोग को, उत्तर प्रदेश के चुनाव आयोग को और जो ऑब्जर्वर आए थे दो, उनसे मिलकर और यहाँ की प्रेस को और सबको हमने बताया था कि जो पीठासीन अधिकारी लगाए गए हैं वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। मिल्कीपुर की जीत तो निश्चित तौर से बहुत ही आनंदित करने वाली है और समाजवादी पार्टी को उसके जो कारनामे हैं उसका जवाब देने वाली यह जीत है और ऐतिहासिक जीत के लिए मैं चंद्रभानु पासवान जी को और वहां भाजपा के सभी कार्यकर्ताओं को और वहां की जनता को बधाई देता हूं। अखिलेश जी ने पहले ही चुनाव आयोग को कह दिया था कि चुनाव आयोग मर गया है, इसीलिए इसकी सजा जनता ने सुनाई है। चुनाव आयोग भी जिंदा है और समाज भी जिंदा है और लोकतंत्र भी जिंदा है, संविधान भी जिंदा है और जब तक ये जिंदा रहेगा कोई उन्हें हरा नहीं सकता। जनता जनार्दन ने बहुत स्पष्ट किया है कि भले ही अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए समाजवादी पार्टी कितना भी झूठ का सहारा क्यों न ले ले, कितना बड़ा प्रोपेगेंडा क्यों ना कर ले, लेकिन जनता जनार्दन उन्हें सबक सिखाने के लिए पूरी तत्परता के साथ कार्य कर रही है। अयोध्या का ये परिणाम लगभग 61,000 वोट से भारतीय जनता पार्टी के चंद्रभान पासवान की विजय इस बात को प्रमाणित करती है कि जनता जनार्दन का विश्वास डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी सरकार और प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में है। साफ है, दिल्ली और मिल्कीपुर जीत से मोदी और योगी पर जनता का विश्वास बढ़ा है, लेकिन क्या केजरीवाल और अखिलेश की नेगेटिव राजनीति को करारा झटका लगा? सवाल ये भी है कि क्या मिल्कीपुर की हार ने अखिलेश के लिए 2027 की राह और मुश्किल कर दी है? क्या इस जीत के साथ योगी आदित्यनाथ का 2027 का रास्ता साफ हो गया? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत। चलिए आपने ये रिपोर्ट देखी। मैं आपका परिचय पहले आज के मेहमानों से करवाता हूं। रोहन गुप्ता भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता, अवधेश जी वरिष्ठ पत्रकार, जगदीश शर्मा जी कांग्रेस पार्टी के नेता, फराज किदवई समाजवादी पार्टी के नेता और प्रवक्ता, प्रशांत कुमार यादव आम आदमी पार्टी के नेता और प्रवक्ता और साथ ही यहाँ पर अयोध्या की जनता मेरे साथ मौजूद है। मैं फराज किदवई आपसे शुरू करता हूँ और पहला सवाल है, मैं कह रहा था कि रोने वाला दाव काम नहीं आएगा। लोग कह रहे थे
कि ये गफलत में है, गलत तरीके से समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ रही है, आप मानने को तैयार नहीं थे। आज भी रामगोपाल यादव कहते नजर आए कि गंगा में लाशें तैर रही हैं, बावजूद इसके कि हार पर इंट्रोस्पेक्ट करें, एक तस्वीर नहीं दिखा पाए, आज भी उनको गंगा में लाशें तैरती दिख गई। राकेश जी देखिए, अभी आपने बोला ना कि आंसू बहाने वाला दांव नहीं चला। दलित जब जब दलित बेटी की कहीं पर हत्या होगी, उसके साथ अत्याचार होगा, हमारे सांसद आंसू बहाएंगे। उसको मीडिया चाहे दांव बोले, भारतीय जनता पार्टी नौटंकी बोले, जो बोलना हो बोले, लेकिन समाजवादी पार्टी पीडीए समाज के लिए वैसे ही खड़ी रही। अभी अनुराग ठाकुर जी ने बोला कि आपदा जो है वो चली गई। आपदा गई कि नहीं गई मुझे नहीं पता, लेकिन दिल्ली में विपदा जरूर आ गई है भारतीय जनता पार्टी की। क्यों? अभी क्या बोल रहे थे कि मोदी और योगी की गारंटी, किस बात की गारंटी? महंगाई की गारंटी, पेपर लीक की गारंटी, बेरोजगारी की गारंटी, आर्थिक असमानता की गारंटी, किसानों की बर्बादी की गारंटी, पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों की गारंटी, भ्रष्टाचार की गारंटी, गरीबी की गारंटी, किसानों की बर्बादी की गारंटी। किस चीज की गारंटी की बात कर रहे हैं आप? मोदी की गारंटी 2014 से राकेश जी भारत देख रहा है और उत्तर प्रदेश भी देख रहा है। फराज कर रही ये बातें जो आपने गिनाई, ये तब अच्छी लगती है ना सर जब चुनाव होने वाला हो, वोट पड़ने वाले हो, तब ये बातें अच्छी लगती हैं। कम से कम जिस दिन जनादेश आ गया उसका सम्मान करना सीखिए। तो विपदा आई है कि क्या हुआ है, ये थोड़े समय बाद तय हो जाएगा। जब अगला चुनाव आएगा तो साबित करिएगा कि जो आया है वो विपदा है कि क्या है। इन्होंने कहा कि आपदा करके जी इनको वोट मिल गया, तो ये विपदा आई है कि क्या, ये वो बात की बात है, अगले चुनाव में साबित करिएगा जब 5 साल बाद फिर दिल्ली में चुनाव होंगे। लेकिन आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया और आपने कहा कि मीडिया कह रही है। हम नहीं कह रहे भाई रोने वाला दाव, जनता कह रही है, लोग कह रहे हैं। हमने उनके आधार पर सवाल पूछा है। आप अभी भी एक लाइन का जवाब नहीं दे पाए कि रामगोपाल यादव आज ये कह रहे हैं कि गंगा में लाशें तैर रही हैं। देखिए आज ये बात कह रहे हैं, जब एक जनादेश आया उस दिन ये बात कर रहे हैं। राकेश जी, कोविड काल में गंगा में भी लाशें तैर रही थी और यमुना में भी तैर रही थी, लेकिन आप तब भी नहीं। अरे भैया कोविड काल है फराज की भाई, नहीं, अरे कोविड से देश आगे निकल चुका है, तो कोविड काल की बात मत करिए। किस संदर्भ में बातें कही गई? महाकुंभ में हादसा में लाशें तैर रही है, रेत के नीचे दफना दिया गया, इन्होंने ही कहा था। एक लाश खोद कर दिखाइए ना भाई। सुनिए राकेश जी, मीडिया का एक तबका और कुछ चाटुकार पत्रकार नहीं मानेंगे कि कोविड काल में गंगा में लाशें तैर रही थी। तो भैया सुनिए, जो आपको चाटुकार लगे उसके सामने जाकर ये बात करिएगा। फराज की भाई मेरे सामने मत किया करिए। वहाँ लाखों लोग एक साथ डुबकी लगा रहे हैं और अभी भी आपको ये लगता है कि लाशें तैर रही है, किसी ने देखा नहीं। लाखों आंखों के सामने रेत में लाशें दफन कर दी गई, किसी ने देखा नहीं। एक वीडियो आप दिखा नहीं पाए। राकेश जी, भारतीय जनता पार्टी ने सरकारी हत्या की थी कोविड काल में, इन्होंने लाशें तैरती रही, ये नहीं मानते रहे। पूरे भाई फिर आप कोविड काल पर चले गए। फराज की भाई आगे निकलिए। 27 की बात करते तो फिर भी समझ में आता। रोहन गुप्ता आप रिप्लाई करिए, फिर मैं लोगों के बीच जाता हूँ। अभी लोगों की राय क्या है, एक बीजेपी का रिप्लाई सुन लीजिए, उस पर भी चला जाऊंगा। सुनिए रोहन गुप्ता, ये अभी भी कोविड काल पर चले जा रहे हैं। 27 की बात नहीं कर रहे, आज की बात नहीं कर रहे, आज नतीजा आया उसकी बात नहीं, कोविड में लोग मरे उसकी बात करेंगे आज। देखिए इसी मान जवाब दिया है। इनको मालूम ही नहीं है धरातल की क्या राजनीति है, वही ईवीएम वही घीसी-पीटी बात है। इनको समझना पड़ेगा कि देश की जनता, राज्य की जनता क्या चाहती है, और यही डिसिसिव मैंडेट जब भाजपा की फेवर में है, पूरे विपक्ष के मुंह पे एक तमाचे की तरह है जो उनका अहंकार है, और जिस प्रकार से वो अहंकार सर पे चढ़ के बोला था, उसका जवाब आज दिल्ली की जनता और यूपी की जनता ने दिया है। और लोकसभा चुनाव के बाद में अयोध्या के नाम पे जो नकारात्मक राजनीति की, आज उसका फुल स्टॉप जो है उत्तर प्रदेश की जनता ने कर दिया। और केजरीवाल और कांग्रेस पार्टी दोनों आपको चुनाव आयोग के दफ्तर के बाद मिलके पुराने भाई कुंभ के मेले में मिलते हैं, वैसे दोनों मिलके प्रदर्शन करते पाए जाएंगे। ये बात मैंने 1 महीने पहले बोली थी, जो आज साबित होने जा रही है। ठीक है फराज किदवई आपने, हाँ ठीक है। फराज किदवई अभी कह रहे थे समाजवादी पार्टी के नेता कि दलित बच्ची के साथ खड़े हैं। जो अवधेश प्रसाद रोए, कह रहे हैं ये नाटक नहीं था, सही में रो रहे थे। तो सवाल है कि मोहित खान के समय चुप क्यों रहे? मोहित खान के समय चुप इसलिए थे कि जो अपराधी था वो अल्पसंख्यक था, उनका वोट बैंक होता है वो। अभी इनके ढोंग का तुरंत मैं पर्दाफाश कर रहा हूँ। फराज किदवई जी अगर जवाब दे सकें तो यहीं पर दे जवाब वो कि उसी रात में एक और दलित की सरियावा में जो है
हत्या हुई और हत्यारा जानते हैं कौन था? मान सिंह, समाजवादी पार्टी का दिन हुई थी? उसी रात में हुई थी जिस दिन उस लड़की की हत्या हुई थी यहाँ पर, जिसके लिए अवधेश प्रसाद रो रहे थे और वो भी दलित। क्या हुआ जरा फिर से बताइए। मैं बता रहा हूँ, एक कौन सी जगह है? सरियावा। अच्छा, क्या हुआ वहाँ पर? एक मैरिज लैंड जो निर्माण। अरे रुकिए फराज किदवई, हाँ। जरा सुनिएगा, एक यहाँ के लोकल है बता रहे हैं जिस घटना को लेकर अवधेश प्रसाद ने रोया, ठीक है, उसी दिन एक और घटना हुई। अब जरा सुनिएगा इसकी सच्चाई। मैं उनका और सपा का दोहरा चरित्र बताना चाहता हूं आपके माध्यम से कि उसी रात में एक दलित चौकीदार की हत्या हुई, जिसमें समाजवादी पार्टी का मान सिंह यहाँ का जिला पंचायत सदस्य है और प्रदेश योजना सभा का भी पुलिस के आदमी की हत्या हुई, चौकीदार और चौकीदार की हत्या हुई पीट करके। उसमें मान सिंह का सगा भाई जो है आरोपित हुआ और गिरफ्तार भी हुआ। उसके यहाँ अवधेश प्रसाद आंसू बहाने नहीं गए, उसके यहाँ समाजवादी पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता नेता नहीं गया और यहाँ पर ढोंग करते हैं। ठीक। अब फराज किदवई रिप्लाई करिए भाई। ये दलित प्रेम बड़ा दिखावा है। मोहित खान के समय चुप्पी थी। जिस बच्ची को लेकर जो अपराध हुआ है, जिसको लेकर आंसू बहाए अवधेश प्रसाद ने, उसी दिन एक और दलित चौकीदार की हत्या कर दी गई। और ये भाई साहब कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी का आदमी उसमें शामिल है, उस पर भी नहीं आंसू बहा रहे हैं। देखिए, समाजवादी पार्टी का आदमी शामिल है कि नहीं है, अब ये अगर कोई एफआईआर हुई हो तो आप मुझे दिखा दीजिए, या आपके पास अगर कोई रिपोर्ट हो तो दिखा दीजिए। लेकिन मेरी यही शिकायत है कि भारतीय जनता पार्टी के जो बलात्कारी नेता हैं, उनको मोहित खान था ना? किया जाएगा। अच्छा चलिए, मैं इनकी बात छोड़ देता हूँ। मोहित खान था ना भाई? मोहित खान के समय बोला, मोहित खान के समय बोला आपने? क्या साबित हो गया? अरे तो बोला, तो बोला आपने? नहीं, तो बोला आपने? आरोप लगाना पुलिस ने। अरे भाई मैं कह रहा हूँ आरोप लगाना मोहित खान पर, कन्नौज पर बोला आपने। उस दलित बच्ची के साथ जाकर खड़े हुए फराज किदवैया। राम दुलार गौड़ के ऊपर साबित हुआ था, उसके ऊपर कोई बोला? आप बोले? राम दुलार गौड़ भारतीय जनता पार्टी का सजा याफ्ता मुजरिम में बलात्कार का, बच्ची के साथ बलात्कार किया था, उसके ऊपर कौन बोला? अरे तो मुजरिम है तो मुजरिम है, मुझे क्या लेने देना है भाई? क्यों आप बोलिए उस पर? नहीं, अगर बीजेपी अपने किसी ऐसे आदमी को डिफेंड करेगी जो मुजरिम होगा तो उससे भी सवाल करूंगा। उस पर डिबेट होगी तो उस पर भी सवाल करूंगा। और मान लीजिए आपके हिसाब से बीजेपी डिफेंड कर रही है तो इसीलिए आप भी अपने मुजरिम को डिफेंड कर रहे हैं क्या? राकेश जी, किसने डिफेंड किया? मैं तो बोल रहा हूँ। जो नहीं बोलेंगे तो डिफेंड ही करना हो जाता है भाई साहब। नहीं बोलते तो डिफेंड ही करना हो जाता है एक तरीके से। बलात्कारी है, बोलिए कि ठीक है। अवधेश जी एक टिप्पणी। ठीक, अरे तो ठीक, फिर वही बात है। अवधेश जी उनकी कमीज ज्यादा काली है, मेरी कमीज थोड़ी सी कम काली है, इसलिए भाई हम बोलेंगे नहीं, काली रखेंगे, हमको बहुत पसंद है। लेकिन मेरा सवाल अवधेश जी ये है कि दिल्ली टू मिल्कीपुर, क्या ये वाकई बदलापुर रहा और एक संदेश यूपी में 27 के लिए और दिल्ली में आगे 29 के लिए? क्या आपको लगता है ऐसा? देखिए, मिल्कीपुर में अगर भारतीय जनता पार्टी एक पक्षीय तरीके पर से नहीं जीतती, एक पक्षीय जीत उसकी नहीं होती, तो मैं ये मानता कि जितना भारत को मैं मानता था कि भारत को मैं समझता हूँ और यहाँ आ रहे बदलाव को समझता हूँ और लोगों के अंदर अपने देश, सभ्यता, संस्कृति, अध्यात्म, धर्म को लेकर जो चेतना जागृत हुई है, उसके आधार पर परिणाम निर्धारित होते हैं। तो मैं मानता कि नहीं, मेरे को नए सिरे से पढ़ने की ज़रूरत है। मैं लगातार बोल रहा हूं कि अवधेश प्रसाद की विजय के बाद विनम्रता दिखाने की बजाय ये मान लेना कि ये बीजेपी से लोग गुस्से में है, अयोध्या को अस्वीकार कर दिया है, राहुल गांधी जी की भाषा और अखिलेश यादव जी की भाषा, उनको जगह जगह ले जाना, और जिस शहर में 16 करोड़ लोग एक वर्ष में आ रहे हैं, वहाँ का सांसद एक बार देखने भी नहीं जाए कि इस मंदिर की व्यवस्था कैसी है, तो आप सोचते हैं कि लोगों के अंदर प्रतिशोधात्मक भाव नहीं होगा। 2024 लोकसभा चुनाव में पराजय के साथ बीजेपी के जो समर्थक थे, जिन्होंने गुस्से में भी वोट दिया था या दूसरे भी थे, उनको लगा कि भाई ये तो हमसे गलती हो गई है। अच्छा या बुरा, बीजेपी ही इस समय ठीक है, क्योंकि हमारे भाव को तो वही प्रकट करती है। ये सारे तो ले जाके इनको हीरो बना रहे हैं। तो वो जो लोगों के जले पर नमक रगड़ना था ना, उसके प्रतिशोध में लोगों ने गुस्से में हरियाणा, महाराष्ट्र, मिल्कीपुर, और यहाँ का परिणाम तो असाधारण है ना
केजरीवाल जी के साथ एक इतिहास का नया अध्याय लिखने की राजनीति में, राजनीति के पहले आंदोलन में उसकी एक शुरुआत हुई थी। अगर उसका सर्वा भी चुनाव हार जाता है, 10% उसका वोट घटता है, तो ये तो भारत के उस बदले हुए ही राजनीति का प्रतीक है, जिसके परिणाम 2027 में भी दिखेंगे, उसके आगे भी दिखेंगे, 2029 में भी दिखेंगे। और भारत के इस बदलाव को अगर समाजवादी पार्टी नहीं समझेगी और चुनाव आयोग ने कर दिया, पत्रकार फलाने हैं, ये करती रहेगी, तो फिर उसकी दशा। मुझे पता है कि आप रिप्लाई करना चाहते हैं, लेकिन एक बार जगदीश जी की भी बातचीत हो जाए, आम आदमी पार्टी की भी बात हो जाए, फिर सीधे आपके पास आ जाऊंगा। और रोहन गुप्ता जी एक बार जुड़ जाए तो वो भी बता दीजिएगा मेरे को, भाई पता चला कि वो शायद कनेक्शन कुछ गड़बड़ हुआ है उनका। अब जगदीश शर्मा जी, ये एक अलग तरीके का नैरेटिव है, बदलाव को आप स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। और देखिए क्या हुआ, यूपी में एक स्थिति अलग है, दिल्ली में एक अलग स्थिति है, आप सिलेक्टिव होते जा रहे हैं। राकेश पांडे भाई, सबसे पहले तो मैं बड़ी देर से इंतजार कर रहा था कि हमारा कोई दिल्ली का नेता आकर हार को स्वीकार करे। मैं आंकड़ों पर नहीं जाता हूं कि भाई प्रतिशत वोट बढ़ गया, ये बढ़ गया। मैं हार और जीत पर विश्वास रखता हूं। हम आ रहे हैं, 10 साल से जनता के बीच में नहीं गए हैं। दिल्ली के हमारे किसी लीडर को आगे जिम्मेदारी लेनी चाहिए। अगर वो नहीं आ रहे हैं तो मैं हाथ जोड़ के दिल्ली की जनता के सामने माफ़ी मांगता हूँ कि हम आप तक नहीं पहुँचे हैं और हार की जिम्मेदारी लेता हूँ। और जो सही बात यह है कि जिस तरह से केजरीवाल हारने के बाद चुप हो गए हैं, ये भी एक बहुत खतरनाक सी बात है। कुछ नहीं बोल रहे हैं, शांत हो गए हैं। कहीं ना कहीं या तो डरा दे गए या डर गए हैं। जो आदमी बात बात पर बोलता है एकदम शांत हो गए, ये भी एक गंभीर। ना जगदीश भाई, आप बड़ी खुलकर अपनी बातें रखते हैं। और मैं समझता हूँ आप बड़ी खुलकर अपनी बातें रखते हैं। ये कौन फूस हुआ नहीं हुआ, इस पर प्रशांत यादव जवाब देंगे। लेकिन मुझे एक बात आप बता दीजिए, तो इसी तरीके की राय क्या आप अखिलेश यादव के बारे में, सपा के बारे में भी रखते हैं? क्योंकि मिल्कीपुर के भी जनता ने एक संदेश दिया, ट्रॉफी की तरह लेकर घूम रहे थे। लोग कह रहे भाई ये ट्रॉफी नहीं है, गलती हो गई थी, गलती सुधार। भाई देखिए, ठीक है कि अखिलेश यादव हमारे पार्टनर है, हम हमारे साथ है, पर उनकी भी एक गलती है। दिल्ली में किसकी गोद में आके बैठ के नहीं बैठना चाहिए था। राहुल गांधी ने हमारे दलितों की, मुसलमानों की वोट दिलाई और अच्छी दोस्ती थी। इस तरह से एक हारे हुए खिलाड़ी के साथ बैठकर ये उनका ही अपमान हुआ, हमारा नहीं है। हम तो कह रहे थे, हम तो खिलाफ लड़े हैं। कहीं ना कहीं अखिलेश यादव को सोचना पड़ेगा कि आगे की राजनीति किस तरफ ले जाएंगे और कैसे करेंगे। ये मामले बड़े गंभीर हैं, इन पर चर्चा करनी पड़ेगी और जांच भी करनी पड़ेगी। ना ठीक है। आज जगदीश जी आपने एक अलग बिल्कुल लाइन ले ली, आप बिल्कुल अलग आपने लाइन ले ली। आप प्रशांत यादव ये कह रहे हैं कि आपकी पूरी सियासत जो फॉर्मेट था वो पूरा फुस हो गया है। जगदीश जी को आपने सुना और ये कहीं ना कहीं ये गुस्सा है, क्रोध है, जो कह लिया जाए। 10 मिनट्स। ना मेरा कोई गुस्सा क्रोध नहीं, मैं एक सच्चाई की बात कर रहा हूँ। या तो मिलके लड़ो या ना लड़ो, पर इस तरह से एक दूसरे को धोखा देना भी। नहीं ठीक है, प्रशांत जी को रिप्लाई करने दीजिए। बोलिए प्रशांत जी। देखिए राकेश पांडे जी, पहले तो मैं आपको सबसे पहले बधाई देना चाहूंगा भाजपा की जीत पे, और भाजपा के सारे नेताओं को, कार्यकर्ताओं को, दिल्ली के तमाम लोगों को जिन्होंने ये जनादेश जो है भाजपा को दिया है। तो निश्चित तौर से जैसे कांग्रेस के साथी प्रवक्ता कह रहे थे कि केजरीवाल जी कुछ नहीं कह रहे, उन्होंने बड़ी विनम्रता के साथ में ये जनादेश को जो स्वीकार किया है, हम सब ने किया है। और हम सब बधाई देते हैं भाजपा को, भाजपा के कार्यकर्ताओं को, नेताओं को, कि जो उम्मीदें, जो आशाएं उन्होंने लोगों में जगाई हैं, जो वादे उन्होंने किए हैं, तो आम आदमी पार्टी विपक्ष के तौर पर ये सुनिश्चित करेगी कि वो उन वादों पर खरी उतरे। अगर नहीं खरी उतरेगी तो उनको जो है बहुत ही सचेत रहना पड़ेगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी विपक्ष में, और सोना, जीना, खाना सब कुछ हराम कर देने वाले हैं हम लोग, क्योंकि जनता के लिए हमेशा खड़े रहे, जनता के लिए सब कुछ छोड़ के आने वाले हम आंदोलनकारी हैं। और जनता ने जो आदेश दिया है उनके साथ खड़े होंगे, दिन रात उनके लिए आवाज उठाएंगे। तो इसकी तैयारी भाजपा को कर लेनी चाहिए। आज उनका जश्न का दिन है, लड्डू खाएं, जलेबी बांटे, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, लेकिन इंट्रोस्पेक्शन तो होगा। अन्ना हजारे जी ने क्या कहा प्रशांत भाई, वो भी आप लोगों ने सुना होगा। नहीं राकेश जी, बिल्कुल आपकी बात मैं उससे ताल्लुक रखता हूं कि हर हार जीत के बाद में जो है आकलन किया जाता है, विश्लेषण होंगे, बहुत सारी चीजें होंगी। वो एक पार्टी के स्तर का विषय है कि पार्टी कैसे आगे बढ़ेगी, क्या संगठन होगा। लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण जो चीज है वो ये है कि जनादेश का सम्मान करना। हम जनादेश का सम्मान करते हैं। जनता ने विपक्ष की भूमिका हमें दी है, तो हमारा ये जो है जिम्मेदारी है कि 24/7 हम जनता के साथ खड़े हों, उनके कार्यों के लिए आवाज उठाएं। वो जिम्मेदारी हम बखूबी निभाने वाले हैं। ठीक है, चलिए वक्त बताएगा। आप करुणा वर्मा बताइए, जगदीश जी कह रहे हैं कि अखिलेश यादव अरविंद केजरीवाल के साथ चले गए, उन्होंने तो बल्कि ये कह दिया कि गोद में जाकर बैठ गए, इसलिए ये हालत हो गई है मिल्कीपुर में।
देखिए, अब एक बात जरा समझनी होगी, ये जितने हैं इंडी वाले, अब तो इंडी वैसे गठबंधन रहा नहीं है, पर जितने भी थे ये एक तरह से पूरी तरह दिशाहीन है। इनकी ना कोई आइडियोलॉजी कभी रही, कभी इधर चल दिए, कभी उधर चल दिए और अपना भद उड़ा ली, अपना मजाक उड़ा के एक उपहास का केंद्र बन गए। तो ये बात एक बिल्कुल सच है। कभी सपा कहेगी कि कांग्रेस जो है इस लायक नहीं है, बाईपोल्स में सारी सीट खाली कर दो, हम ही लड़ेंगे। कभी कांग्रेस कहेगी सपा देखो जाके आपकी गोद में बैठ गई, आप कहेगी हमें कांग्रेस ने हरवा दिया। तो सच बात यह है राकेश जी कि गलती इनमें है। आपने जो बात कही, आत्ममंथन करने की जरूरत है। आज हमारे जो मित्र हैं आपके, जो कह रहे हैं हम जीना हराम कर देंगे, पहले ही बोल रहे हैं हम जीना हराम कर देंगे। अरे आपने अगर इतनी तत्परता अपने कार्यों में दिखाई होती, 29 लोग अगर इलेक्ट्रिक्यूशन से ना मर गए होते, आपके जो ड्रेन्स डिसिल्ट ना कर पाए उसके कारण, अगर स्कूलों की ये हालत ना होती, गंदा पानी ना आ रहा होता, यमुना ना साफ हो रही होती, तो ये होती ना हालत। तो आज आपको ये बात पहले तो ये स्वीकारनी होगी, जीना हराम आपको नहीं करना है, आपको आत्ममंथन करना है। आत्ममंथन, ये जो आंदोलनकारी सोचना हम आंदोलनकारी हैं, हम जीना हराम कर देंगे, हम अनार्किस्ट हैं, अराजक हैं, ये अराजकता से बाहर निकलिए। जनता ने आपसे ये बात कही है केजरीवाल को नकार के कि थोड़ा अब आप मंथन करिए, अब आपको अराजकता नहीं दिखानी है, विपक्ष में रहकर थोड़ा शांत होइए, शांत होकर सबक लेके सीखना समझिए राजनीति होती क्या है। हर बात पे आंदोलन कर देंगे, जीना हराम कर देंगे, सड़क पर बैठ जाएंगे, गणतंत्र दिवस नहीं मनाने देंगे, ये ऐसे नहीं चलता देश। थोड़ी सब्रता लाइए अपने अंदर। जनता ने अभी आपको ये दिया, अगर आपको एनसीडी से भी सुपड़ा साफ कर देगी, पंजाब से भी कर देगी। अच्छा, थोड़ा सब्र लाइए। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। करण वर्मा, आपकी बात हुई, प्रशांत यादव आपने भी काउंटर कर दिया। मैं जरा एक सवाल लोगों से और फिर उसके बाद जो है आता हूं कि भाई साहब आपके पास। लोकसभा चुनाव में जब जीती समाजवादी पार्टी तो अखिलेश यादव बीजेपी दफ्तर से इस बीच कुछ तस्वीरें आ रही हैं। दोनों हाथ उठाना, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंचे हैं बीजेपी हेडक्वार्टर दिल्ली से। ये सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं और अब से थोड़ी देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वहां पर पहुंचेंगे और उसके बाद वहां पर कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। तो ये तस्वीरें भी हमने आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर रखी हुई हैं। एक बड़ा जश्न का मौका भारतीय जनता पार्टी के लिए, क्योंकि दिल्ली में 27 साल का वनवास खत्म हुआ है। तो ये आप तस्वीरें देखिए, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के पहुंचने की वहां पर तस्वीरें, और वहां पर फिर उसके बाद नारेबाजी भी हो रही है।